अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज एमसीक्यू सॉल्व करते हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम एक्सरसाइज एमसीक्यूज। एक्सरसाइज चैप्टर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम के जो एक्सरसाइज एमसीक्यूज है उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, टू वेक्टर्स लाइज देयर टेल एट द सेम पॉइंट। When the angle between them is increased by 20 degree, their scalar product has the same magnitude but change from positive to negative. The original angle between them was option A 0 degree, option B 60 degree, option C 70 degree, option D 80 degree। ये MCQs कह रहा है कि आपके पास दो वेक्टर है, दो वेक्टर, और उन दो वेक्टर के दरमियान जो एंगल है वो है एंगल थीटा। ओरिजिनल एंगल थीटा है, और इस एंगल थीटा पर इन दो वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट जो है वो क्या है, वो पॉजिटिव है। अब कह रहे हैं कि अगर हम इस एंगल थीटा को 20 डिग्री और ऐड कर ले, मतलब थीटा प्लस 20 डिग्री कर ले, तो इससे जो एंगल आएगा उसी एंगल पर ए डॉट बी यानी स्केलर प्रोडक्ट की, इन दो वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट से जो रिजल्ट आता है इसकी मैग्नीट्यूड सेम होगा जैसा कि इस एंगल पर है, एंगल पर था, लेकिन वो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाएगी। दो वेक्टर है, ये एमसीक्यूज कह रहा है कि आपके पास दो वेक्टर है और दो वेक्टर के दरमियान एक एंगल थीटा है, और इस एंगल थीटा पर इन दोनों वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट जो है इसकी एक पॉजिटिव रिजल्ट है। अब अगर हम इस एंगल को 20 डिग्री ऐड कर ले, 20 डिग्री एंगल इसको ऐड कर ले, मतलब बाई 20 डिग्री इस एंगल को इंक्रीज कर ले, ये कितना एंगल है ये हमें नहीं पता, लेकिन अगर इस एंगल को हम 20 डिग्री से इंक्रीज कर ले तो एक ऐसे एक नई एंगल बन जाएगी, और इस नई एंगल पर ए डॉट बी की जो रिजल्ट है वो मैग्नीट्यूड में सेम रहेगा पहले जैसा, लेकिन पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कह रहा है कि ये एंगल थीटा कितना होगा। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ए डॉट बी जो है, ए डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दिस इज इक्वल टू ए बी cos ऑफ थीटा, ए बी cos ऑफ थीटा, दिस इज दी ए डॉट बी। अब अगर आप देखें, आपको यह पता होना चाहिए कि ए डॉट बी जो है, ए डॉट बी, दिस विल बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहता है व्हेन थीटा इज इक्वल आर ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल आर लेस देन 90, यानी 0 डिग्री और 90 डिग्री के दरमियान ए डॉट बी जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। एग्जैक्ट 90 पर ए डॉट बी 0 के बराबर है, और एग्जैक्ट 0 पर ए डॉट बी मैक्सिमम ए बी के बराबर है, मतलब 0 और ए बी इनके दरमियान जितने भी वैल्यूज आते हैं वो सब के सब क्या है, पॉजिटिव है। मतलब कि 0 से 90 तक ए डॉट बी की जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है। ओके, अब अगर आप थीटा को 90 से ग्रेटर करते हो, 91 डिग्री, 92 डिग्री, 93 डिग्री, तो ये डॉट प्रोडक्ट जो है ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी रिजल्ट नेगेटिव में आएगी, क्योंकि आपको पता है कि ए डॉट बी जो होता है, ए डॉट बी दिस इज इक्वल टू नेगेटिव, ये नेगेटिव के बराबर है अगर आपके पास थीटा ग्रेटर देन 90 है एंड इक्वल टू आर लेस देन 180। 90 से 180 तक ए डॉट बी की रिजल्ट नेगेटिव होती है, और 0 से 90 तक ए डॉट बी की रिजल्ट पॉजिटिव होती है। अब देखिए, अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक थीटा है और इस थीटा पर ए डॉट बी की रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव है। अब इस थीटा को हम 20 डिग्री, इस थीटा को 20 डिग्री से इंक्रीज करते हैं तो ए डॉट बी की रिजल्ट जो है वो नेगेटिव हो जाती है। मैग्नीट्यूड में सेम रहती है लेकिन सिर्फ पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो एंगल कितना होगा अगर इसको हम 20 डिग्री जमा कर ले और ये ऐसा एंगल बन जाए कि वो ए डॉट बी की जो रिजल्ट है उस एंगल पर क्या आ जाए, नेगेटिव में आ जाए। अब देखें, अगर इस थीटा को हम 0 डिग्री ले ले तो 0 डिग्री प्लस 20 डिग्री करने से ये वही 20 डिग्री आ जाएगा, और 20 डिग्री पर रिजल्ट नेगेटिव में कन्वर्ट नहीं होता बल्कि वही पॉजिटिव रहता है।
अगर थीटा को हम ऑप्शन बी के मुताबिक 60 डिग्री ले ले तो 60 डिग्री को अगर हम 20 डिग्री से इंक्रीज कर ले तो ये बन जाएगा 80 डिग्री। और 80 डिग्री पर अगर ये थीटा 60 डिग्री है, मतलब 60 डिग्री पर पॉजिटिव रिजल्ट है, अगर इसको हम 20 डिग्री से इंक्रीज कर ले ये 80 बन जाएगा। 80 पर ये रिजल्ट नेगेटिव में कन्वर्ट नहीं हो रहा, वही पॉजिटिव रहता है, तो मतलब कि ये एंगल भी नहीं हो सकता। इस तरह अगर हम 70 डिग्री, इस थीटा को अगर हम 70 डिग्री कंसीडर कर ले और 70 डिग्री के साथ 20 डिग्री को हम ऐड कर ले तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। 90 डिग्री पर फिर भी ये डॉट प्रोडक्ट जो है नेगेटिव में नहीं आ रहा। और ऑप्शन डी के मुताबिक अगर हम एंगल थीटा को 80 डिग्री ले ले और 80 डिग्री के साथ 20 डिग्री को ऐड कर ले तो ये आ जाएगा 100 डिग्री। और अब देखें ये एंगल, ये नई एंगल जो है ये 90 से बढ़ गया है। और जब एक एंगल 90 से इंक्रीज हो जाता है, 90 से ग्रेटर बन जाता है, तो ए डॉट बी की जो प्रोडक्ट है वो किस में आ जाएगी? नेगेटिव में आ जाएगी। तो इस तरह वो थीटा जो है अगर हम 0 डिग्री तस्वर कर ले तो नेगेटिव नहीं होता 20 डिग्री पर। अगर थीटा को हम 60 डिग्री तस्वर कर ले और 20 इसमें जमा कर ले तो 80 बन जाएगी, इस पे पॉजिटिव रहता है रिजल्ट। अगर 70 डिग्री हम थीटा को तस्वर कर ले और 20 डिग्री इसमें जमा कर ले 90 हो जाएगी, फिर भी रिजल्ट जो है नेगेटिव नहीं होता। लेकिन अगर हम 80 डिग्री को 20 डिग्री 80 डिग्री के साथ 20 डिग्री को ऐड कर ले तो ये बन जाएगी 100 डिग्री, और 100 डिग्री पर जो रिजल्ट है वो क्या? नेगेटिव में आ जाएगा। तो मतलब कि जो ओरिजिनल एंगल है इन दो वेक्टर के दरमियान थीटा वो कितना है? वो 80 डिग्री है। 80 डिग्री पर आपके पास आ जाएगी a डॉट बी, दिस विल बी इक्वल टू ए बी काज ऑफ 80 डिग्री, ए बी काज ऑफ 80 डिग्री। और अगर हम 80 डिग्री को 20 के जरिए 20 डिग्री के थ्रू इंक्रीज कर ले, मतलब 80 डिग्री को 20 डिग्री जमा कर ले तो ये आ जाएगी ए बी काज ऑफ 100 डिग्री। अब ए डॉट ए बी काज 80 डिग्री और ए बी काज 100 डिग्री ये बिल्कुल मैग्नीट्यूड में बराबर है, लेकिन ये नेगेटिव में आ रहा है और ये जो है ये पॉजिटिव में आ रहा है। ये पॉजिटिव में आ रहा है और ये नेगेटिव में आ रहा है, सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव में फर्क है। और एमसीक्यूज भी ये कह रहा है कि आपके पास दो वेक्टर है और उनके दरमियान एक एंगल है थीटा। अब अगर आप इस थीटा को बाई 20 डिग्री इंक्रीज करते हो तो ये आपकी जो डॉट प्रोडक्ट की जो रिजल्ट है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ साइन जो है वो चेंज हो जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव को। तो वो एंगल कितना है? तो वो एंगल ऑप्शन में दिए हैं कि 0 डिग्री एंगल है या 60 डिग्री एंगल है या 70 डिग्री एंगल है या 80 डिग्री एंगल है। तो साफ जाहिर है कि 60 डिग्री को अगर आप 20 जमा कर ले 80 आ जाएगी और 80 पे रिजल्ट वही पॉजिटिव रहेगा। 70 को अगर 20 जमा करते हो तो फिर भी रिजल्ट 0 आ जाएगी, मतलब नेगेटिव नहीं होगा। और 0 को 20 डिग्री जमा करने से 20 डिग्री आ जाएगी, फिर भी रिजल्ट 0 पॉजिटिव रहेगा। लेकिन 80 डिग्री को 20 डिग्री जमा करने पर ये 100 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा एंगल, और इस पे जो रिजल्ट है वो भी नेगेटिव में चला जाएगा, मैग्नीट्यूड में वही रहेगा। आप इसको काज 80 और काज 100 को आप सॉल्व कर ले, इससे पॉजिटिव वैल्यू आएगा और इससे नेगेटिव वैल्यू आएगा, मतलब मैग्नीट्यूड में सेम आएंगे, सिर्फ जो है साइन में अपोजिट होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ओरिजिनल एंगल जो दो वेक्टर के दरमियान है वो कितना है? वो 80 डिग्री है। दिस इज दी MCQs नंबर 1, ये MCQs नंबर 1 है। जैसा कि काज 80 डिग्री से आ रहा है, काज 80 डिग्री से आ रहा है 0.1744 और काज 100 से आ रहा है -0.1744। तो अब देखें ये प्लस 0.1744 है, ये माइनस 0.1744 है, तो मतलब सिर्फ ए बी तो सेम है दोनों के, तो मतलब सिर्फ के मैग्नीट्यूड दोनों एंगल पर सेम है, लेकिन इस पे मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है। अगर आप इसको 20 में 20 को जमा करते हैं इसमें तो 100 डिग्री आ जाएगी, 100 डिग्री पे मैग्नीट्यूड सिर्फ नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, -0.1744 रह जाएगा आ जाएगा, और बाकी मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आ रहा, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज द MCQs नंबर 1। ओके, MCQs नंबर 2 की तरफ आते हैं। MCQs नंबर 2 क्या कह रहा है उसको देखें। The minimum number of vector of unequal magnitude required to produce zero resultant is option A 2, option B 3, option C 4, option D 5।
ये एमसीक्यूज कह रहा है कि इक्विलिब्रियम को गेन करने के लिए या जीरो रिजल्टेंट को प्रोड्यूस करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर कितने चाहिए, 2, 3, 4 एंड 5। तो these are the two MCQs which are repeated many times in ETA medical and engineering test। ये दो MCQs आप नोट कर ले। मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड to produce zero resultant required 2, while the minimum number of unequal of vector of unequal magnitude to produce zero resultant are 3। और एमसीक्यूज जो है वो इक्वल मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं है बल्कि अनइक्वल मैग्नीट्यूड के बारे में है, मतलब ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। कैसे? फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट पर एक वेक्टर जो है एलॉन्ग एक्स एक्सिस अमल कर रहा है और ये कितना है, ये है लेट सपोज 4 न्यूटन, 4 यूनिट मतलब कोई भी वेक्टर हो सकता है। 4 यूनिट जो है एलॉन्ग एक्स एक्सिस इस पॉइंट पर अमल कर रहा है और दूसरा वेक्टर है वो एलॉन्ग वाई और कितना है 3 यूनिट। तो आप देखें यहाँ पर दोनों वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट है, एक 4 यूनिट है और एक 3 यूनिट है। तो इस पॉइंट पर रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा? तो रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट अगर ये इक्वल होते, ये दो इक्वल वेक्टर होते तो यहाँ पे रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होता, इस डायरेक्शन में, लेकिन चूंकि ये ग्रेटर है इससे तो रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट इसकी तरफ जो है वो ज़्यादा करीब होगा एज कम्पेयर टू दिस। तो दिस इज द रिजल्टेंट। अब ये रिजल्टेंट कितना होगा? चूंकि ये 4 और 3 ये 90 पर है तो इसको पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए सॉल्व करने से ये 5 यूनिट रिजल्टेंट आ जाएगा, 5 यूनिट रिजल्टेंट। अब अगर इस रिजल्टेंट के अपोजिट साइड में हम एक थर्ड फोर्स को लगाते हैं, थर्ड फोर्स, और वो 5 न्यूटन हो, या थर्ड फोर्स लगाते हैं और वो थर्ड वेक्टर लगाते हैं और वो 5 यूनिट हो, तो इस तरह ये रिजल्टेंट इस वेक्टर के साथ बैलेंस हो जाएगा और ये इस पॉइंट पर नेट रिजल्टेंट जो है वो क्या है, वो 0 रहेगा। तो इस तरह आपके पास 3 वेक्टर इस पॉइंट पर आ सकते हैं ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड टू प्रोड्यूस 0 रिजल्टेंट। वन इज दिस 4 यूनिट and second one is this is the 3 unit, third one is this and this is the 5 unit। और ये 3 वेक्टर जो है इस पॉइंट पर 0 रिजल्टेंट जो है वो क्रिएट करेगा। दिस इज the MCQs number 2, the minimum of vector, the minimum number of vector of unequal magnitude required to produce 0 resultant is 3। ये 3 वेक्टर जो है रिक्वायर्ड है 0 रिजल्टेंट को पैदा करने के लिए। ओके, MCQs नंबर 3 की तरफ आते हैं। MCQs नंबर 3 क्या है? इफ द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स each of magnitude a is also a vector of magnitude a, the angle between the two vector will be। अब देखिए ये एक्चुअल यहाँ पे एक एग्जाम्पल है उसी से लिया गया है ये MCQs कि अगर आपके पास 2 वेक्टर है, 2 वेक्टर और दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है ये एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड ए है, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड भी ए है, मतलब कि दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। और रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड वो भी ए है, मतलब रिजल्टेंट की भी सेम है। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज 2 वेक्टर? तो इन 2 वेक्टर के दरमियान एंगल जो है 120 डिग्री है। ये नोट कर लें, ये याद रखें कि जब भी 2 वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल है और वो 120 डिग्री पर जो है एक दूसरे के साथ एक्ट कर रहे हो तो उसकी रिजल्टेंट भी किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर रहेगा। तो 120 डिग्री इज द एंगल। और ये MCQs आपको इस तरह भी दे सकता है कि 2 वेक्टर है और वो मैग्नीट्यूड में बराबर है और वो 120 डिग्री पर अमल कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो इसकी रिजल्टेंट क्या आएगी? रिजल्टेंट जो है इन वेक्टर के एक वेक्टर के
मैग्नीट्यूड के बराबर आएगी। और इस तरह आ सकता है जैसा कि ये वाला एमसीक्यूज के दो वेक्टर है जिनकी मैग्नीट्यूड सेम है और इसकी रिजल्टेंट वाला जो वेक्टर है उसकी भी मैग्नीट्यूड एक के साथ सेम है, तो आप मुझे बताएं कि इन दो वेक्टर के दरमियान एंगल कितना है, तो वो 120 डिग्री है। मतलब कि ये दो एमसीक्यूज रिवर्स में आ सकते हैं। बाकी आप इस तरह सॉल्व कर सकते हो कि एक फार्मूला है कि r इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab एंड cos ऑफ थीटा और स्क्वायर रूट। इस फार्मूले के थ्रू आप एंगल को इजीली जो है मालूम कर सकते हो। r की जगह आप a लगा लें और a तो a है, a स्क्वायर प्लस b की जगह भी a लगा लें क्योंकि मैग्नीट्यूड सारे के सेम है, तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है, और प्लस 2a और b भी a लगा लें और cos ऑफ थीटा स्क्वायर रूट। सो a विल बी इक्वल टू ये 2a स्क्वायर बन जाएगा और प्लस ये भी 2a स्क्वायर और cos ऑफ थीटा स्क्वायर रूट हो जाएगा। दोनों साइड का स्क्वायर लेने से ये a स्क्वायर बन जाएगा, ये 2a स्क्वायर, ये प्लस 2a स्क्वायर और cos ऑफ थीटा हो जाएगा। स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल करके ये आ जाएगा और इस तरह ये 2a स्क्वायर उधर शिफ्ट करने से ये माइनस a स्क्वायर बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर से माइनस a स्क्वायर बन जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 2a स्क्वायर cos ऑफ थीटा। और यहाँ पे दोनों साइड को 2a स्क्वायर पर डिवाइड करने से cos ऑफ थीटा जो है दिस विल बी इक्वल टू माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाई 2a स्क्वायर कैंसल, सो cos ऑफ थीटा दिस विल बी इक्वल टू माइनस 1/2 एंड थीटा विल बी इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 और माइनस 1/2 cos इनवर्स जो है वो किसके बराबर है 120 डिग्री के, तो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो इस तरह भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस फार्मूले के थ्रू। लेकिन शॉर्टकट याद रख ले कि जब भी आपको ऐसा एमसीक्यूज आएगा, और ये बार बार रिपीट हो रहा है ये एमसीक्यूज, जब भी आपको ऐसा एमसीक्यूज आएगा कि दो वेक्टर है उनके मैग्नीट्यूड इक्वल है और रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड भी इसके इक्वल है, तो इनके एंगल कितना होगा 120 डिग्री। अगर आपको इस तरह आ रहा है कि दो वेक्टर है इनके दरमियान एंगल 120 डिग्री है तो इसकी रिजल्टेंट क्या होगी, तो आप कहेंगे कि वो रिजल्टेंट जो है इन दो वेक्टर में से एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड के बराबर रहेगा। एमसीक्यूज नंबर 4 सॉल्व करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 4 इजी है। एमसीक्यूज नंबर 4 को देखें, कह रहा है कि आपके पास एक वेक्टर है और वो वेक्टर है a इज इक्वल टू 2i प्लस 2i प्लस j प्लस 2k, 2i प्लस j प्लस 2k, दिस इज द वेक्टर। एंड एमसीक्यूज कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू 2i प्लस j प्लस 2k इज, यानी एक वेक्टर है वेक्टर a और वो 2i प्लस j प्लस 2k के बराबर है, और वो कह रहा है कि आप इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड मालूम कर ले कि इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है। ऑप्शन में ऑप्शन ए में 9 है, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी जो है वो 1 है। तो इसकी मैग्नीट्यूड इजी है, डायरेक्टली हम लगाएंगे कि a की मैग्नीट्यूड दिस विल बी इक्वल टू x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर, मतलब मैग्नीट्यूड एक्स वाई जेड कंपोनेंट के जो मैग्नीट्यूड है इनका स्क्वायर लेंगे और इस पे स्क्वायर रूट लेंगे। दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो यहाँ पे देखें x कंपोनेंट 2, x कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड 2 के बराबर है, y कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड j के साथ 1 है और z कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड 2 के बराबर है। तो a विल बी इक्वल टू ये 4 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट, और a विल बी इक्वल टू 9 स्क्वायर रूट और a विल बी इक्वल टू 3। तो मतलब कि a वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है वो कितना है, वो 3 यूनिट है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 3 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। इस तरह के जितने वेक्टर भी आपको आते हैं तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एमसीक्यूज नंबर 5 सॉल्व करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 5 क्या कह रहा है, व्हेन fx इज इक्वल टू 3 न्यूटन एंड fy is and f is equal to 5 Newton, then fy
मतलब आपको x कंपोनेंट दिया हुआ है और फोर्स F भी दिया हुआ है और वो y कंपोनेंट आपसे मांग रहा है कि y कंपोनेंट कितना होगा। व्हेन Fx इज इक्वल टू 3 न्यूटन, F इज इक्वल टू 5 न्यूटन, देन Fy मतलब ऑप्शन ए 6 न्यूटन, ऑप्शन बी 4 न्यूटन, ऑप्शन सी 2 न्यूटन, ऑप्शन डी 0 न्यूटन। Fy को हम कैसे मालूम करते हैं? Fx ऑलरेडी दिया हुआ है, Fx कितना है 3 न्यूटन है और F जो है वो कितना है 5 न्यूटन है। तो व्हाट इज Fy कितना होगा? ये इजी है, pythagoras थ्योरम के मुताबिक F विल बी इक्वल टू या F स्क्वायर विल बी इक्वल टू Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर और Fy स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू F स्क्वायर माइनस Fx स्क्वायर और Fy दिस विल बी इक्वल टू या Fy स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू F स्क्वायर मतलब F5 न्यूटन है तो 5 न्यूटन स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू 25 और माइनस ये कितना है 3 है, 3 न्यूटन और 3 न्यूटन का स्क्वायर मतलब 9 न्यूटन। तो Fy स्क्वायर या ये इस तरह लिख ले 25 न्यूटन स्क्वायर और 9 न्यूटन स्क्वायर। Fy स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू 16 न्यूटन स्क्वायर। दोनों साइड को स्क्वायर रूट लेने से this will be equal to 60 Newton square root, this will be cancel, so Fy this will be equal to ये 4 बन जाएगा और ये न्यूटन स्क्वायर जो है न्यूटन, मतलब Fy this is equal to 4 न्यूटन। फोर्स का जो y कंपोनेंट है वो 4 न्यूटन के बराबर है, मतलब ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। MCQs नंबर 6 सॉल्व करते हैं। MCQs नंबर 6 है ए मीटर स्टिक इज सपोर्टेड बाय ए नीफ एज at the 50 centimeter mark. Asif hang masses of 0.4 kg and 0.6 kg from the 20 centimeter and 80 centimeter marks respectively. Where should Asif hang a third mass of 0.30 kg to keep the stick balanced? MCQs नंबर 6 कह रहा है कि एक स्टिक है आपके पास और इस स्टिक के साथ और ये स्टिक जो है हमने या आसिफ ने एक नीफ एज के थ्रू 50 सेंटीमीटर मार्क पे सपोर्ट किया है और आसिफ ने इस मीटर स्टिक के साथ दो मासेस हैंग किए हुए हैं, एक M1 और एक M2। M1 0.4 kg है और M2 0.6 kg है। M1 को 20 सेंटीमीटर मार्क पे और M2 को 80 सेंटीमीटर मार्क पे कनेक्ट किया है। अब वो कह रहा है कि आसिफ जो है वो थर्ड मास को कहाँ पे कनेक्ट करेगा इस मीटर स्टिक के साथ कि ये मीटर स्टिक जो है ये बैलेंस कंडीशन में आ जाए। अब देखें ये M1 कितना है 0.4 kg और M2 कितना है 0.6 kg। M1 को 20 सेंटीमीटर मार्क पे हमने आसिफ ने कनेक्ट किया हुआ है और M2 0.6 kg को 80 सेंटीमीटर मार्क पे आसिफ ने कनेक्ट किया हुआ है। तो ये 50 सेंटीमीटर वाला जो मार्क है, मार्किंग पॉइंट है, ये पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस मीटर स्टिक के, मतलब कि इस पॉइंट के थ्रू ये रोटेशन करेगा, इस पे टार्क अमल करेगा। मतलब कि हम मोमेंट आर्म को हमेशा के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेंगे। ओके, तो M1 की मोमेंट आर्म इससे पहले टार्क जो है, टार्क ये R क्रॉस F के बराबर होता है। टार्क इज इक्वल टू R क्रॉस F या RF अगर थीटा 90 है RF, लेकिन यहाँ पे F की जगह हम वेट पुट करेंगे क्योंकि मास जो फोर्स लगा रहा है इस स्टिक पर ये वेट है W और W वेट mg के बराबर होता है। तो इस तरह टार्क जो है ये Rmg के बराबर रह जाएगा और इस M1 की वजह से जो टार्क अमल कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज टार्क है और इस ये एंटी क्लॉकवाइज टार्क को τ1 दिस विल बी इक्वल टू R1 M1 एंड G, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। और M2 की वजह से जो टार्क अमल कर रहा है वो क्लॉकवाइज टार्क है और क्लॉकवाइज टार्क τ2 क्लॉक दिस इज इक्वल टू R2 M2 एंड 2 G। ओके, दीज आर द टू टार्क्स। अब R1 क्या है? R1 इज द मोमेंट आर्म ऑफ M1 और R2 क्या है? इज द मोमेंट आर्म ऑफ M2। मोमेंट आर्म एक्सिस ऑफ रोटेशन से M1 तक डिस्टेंस और मोमेंट आर्म एक्सिस ऑफ रोटेशन से M2 तक डिस्टेंस, इसको मोमेंट आर्म कहते हैं। ओके, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से M1 तक कितना डिस्टेंस है? 50 और 20 के दरमियान 30 सेंटीमीटर है और 20 से 50 तक का फासला 30 सेंटीमीटर बनता है। 20 30 40 50 और 50 से 80 तक कितना फासला बनता है? वो भी 30 सेंटीमीटर बन रहा है। तो मतलब कि दोनों मासेस जो है, दोनों मासेस की मोमेंट आर्म एक है, मोमेंट आर्म सेम है, मोमेंट आर्म इक्वल है।
और जी दोनों के लिए इक्वल है। तो मतलब कि जो टार्क, ये मासेस जो टार्क क्रिएट कर रहे हैं टा1 और टा2, ये टार्क इन मासेस पर डिपेंड कर रहा है। जिसकी मास ज़्यादा है वो ज़्यादा टार्क क्रिएट करेगा और जिसकी मास कम है वो कम टार्क प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर देखें, अगर हम देखें यहाँ पर टा1 m1 कितना है 0.4 kg और m2 कितना है 0.6 kg। तो मतलब कि ये जो क्लॉकवाइज टार्क है 0.6 kg की वजह से ये ज़्यादा होगा एंटी क्लॉकवाइज 0.4 kg की वजह से, क्योंकि इसकी मास कम है, m1 कम है और m2 ज़्यादा है। इसका मतलब कि इस मीटर स्टिक पर नेट टार्क जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अमल कर रहा है, क्योंकि क्लॉकवाइज टार्क ज़्यादा है। तो हम अगर इस स्टिक को बैलेंस करना चाहते हैं, आसिफ अगर इस स्टिक को बैलेंस करना चाहता है तो आसिफ एक थर्ड मास को कनेक्ट करेगा और वो थर्ड मास जो है वो इस सपोर्टेड पॉइंट इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के लेफ्ट साइड पर कनेक्ट करेगा, क्योंकि आसिफ एंटी क्लॉकवाइज स्टार को बढ़ाएगा क्लॉकवाइज स्टार को बैलेंस करने के लिए। तो ये क्लियर है, ये बात तो क्लियर है कि हम मास को लेफ्ट साइड पर कनेक्ट करेंगे, लेकिन लेफ्ट साइड पर कितने डिस्टेंस पर कनेक्ट करेंगे ये हम मालूम करेंगे कि ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो अगर हम लेफ्ट साइड पर इस मास को कनेक्ट करते हैं एनी पॉइंट पर, हम डिस्टेंस की बात नहीं करते, सिर्फ ये कहते हैं कि लेफ्ट साइड पर हमने कनेक्ट किया हुआ है, तो मतलब कि इस कंडीशन में इस स्टिक पर और ये बैलेंस कंडीशन में आ जाएगा इस मास के कनेक्ट होने पर। तो इस बैलेंस कंडीशन में इस स्टिक पर 3 टार्क अमल कर रहे हैं, 2 एंटी क्लॉकवाइज टार्क है और एक क्लॉकवाइज टार्क है। अगर हम इक्विलिब्रियम की जो सेकंड कंडीशन है उसको अप्लाई करते हैं तो हम लिख सकते हैं कि टार्क एंटी क्लॉकवाइज टा1 ड्यू टू मास 1 और प्लस टा3 एंटी क्लॉकवाइज ड्यू टू मास 3, दिस विल बी इक्वल टू टा2 क्लॉकवाइज ड्यू टू मास 2। मतलब कि जो 2 एंटी क्लॉकवाइज टार्क है वो क्लॉकवाइज टार्क के बराबर होंगे, तो दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन और ये स्टिक जो है इक्विलिब्रियम में रहेगा, बैलेंस कंडीशन में होगा। तो अब इस टा1 की जगह हम पुट करते हैं r1 m1 एंड g प्लस टा3 की जगह हम पुट करते हैं r3 m3 एंड 2g। दिस इज इक्वल टू टा2 की जगह हम पुट करते हैं r2 m2 एंड 2g। पहले तो g एंड g कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा कि r1 और m1 प्लस r3 और m3, दिस इज इक्वल टू r2 एंड m2। ओके, r3 हमें चाहिए, थर्ड मास की जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो हमें चाहिए, वो कितना होगा। तो r3 को मालूम करने के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। दिस विल बी इक्वल टू r2 m2 माइनस, इसको इधर शिफ्ट करने से r1 m1 हो जाएगा, डिवाइड बाई m3 पर डिवाइड करने से ये m3 हो जाएगा। तो r3 विल बी इक्वल टू r2 कितना है, r2 0.3 मीटर यानी 30 सेंटीमीटर, ये 0.3 मीटर के बराबर रहेगा। 0.3 मीटर मल्टीप्लाइड बाई ये m2 कितना है, m2 0.6 kg है, माइनस r1 कितना है, वो भी 0.3 मीटर है, मल्टीप्लाइड बाई m1 कितना है 0.4 kg और डिवाइड बाई m3 कितना है 0.3 kg। तो इसको सॉल्व करके आप के साथ जो r3 आएगा वो कितना आ जाएगा, वो 0.2 मीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने पर ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो r कितना है 20 सेंटीमीटर, मतलब कि m3 की जो मोमेंट आर्म है वो कितना है, वो 20 सेंटीमीटर है। मतलब कि आप m3 को 50 सेंटीमीटर मार्क से लेफ्ट साइड पर या लेफ्ट साइड की तरफ 20 सेंटीमीटर पर कनेक्ट कर ले। तो लेफ्ट साइड ये 50 है, यहाँ पे 40, यहाँ पे 30, 50 से 40, 40 से 30, कितना फासला हो जाएगा 20 सेंटीमीटर फासला। तो मतलब कि आपका जो m3 है, m3 वो m3 20 सेंटीमीटर के फासले पर है 50 सेंटीमीटर मार्किंग पॉइंट से। और 50 सेंटीमीटर से अगर आप 20 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में चला जाए तो आपको कौन सा पॉइंट मिल जाएगा,
30 सेंटीमीटर वाला पॉइंट मिल जाएगा। अब एमसीक्यूज में ये नहीं कह रहा कि आपके पास मोमेंट आर्म कितना है, बल्कि वो कह रहा है कि M3 जो है वो किस मार्किंग पॉइंट पर कनेक्ट है। तो मोमेंट आर्म 20 सेंटीमीटर है, लेकिन M3 30 सेंटीमीटर मार्किंग पॉइंट पर कनेक्ट है। तो इस तरह हमारा जो मार्किंग पॉइंट है वो 30 सेंटीमीटर है। तो इस तरह ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए जो है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 70 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर। तो आपने ऑप्शन ए नहीं लगाना। ऑप्शन ए 20 सेंटीमीटर है, लेकिन वो मोमेंट आर्म नहीं आपसे पूछ रहा, बल्कि वो पूछ रहा है कि आपने जो मास M3 है वो किस पॉइंट पर जो है कनेक्ट किया हुआ है। तो इस तरह 20 सेंटीमीटर मोमेंट आर्म है। अगर मोमेंट आर्म पूछता तो 20 सेंटीमीटर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि मार्किंग पॉइंट कौन सा वाला है जिस पे M3 कनेक्ट है, थर्ड मास कनेक्ट है। तो वो है कितना, 30 सेंटीमीटर। मतलब कि ऑप्शन सी इज दी करेक्ट ऑप्शन। ओके, MCQs नंबर 7 देखते हैं। MCQs नंबर 7 कहते हैं कि AX is equal to 1.5 centimeter and AY is equal to -1 centimeter. In which quadrant do the vector A point? In first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. आपको पता होना चाहिए, आपको यह पता होना चाहिए कि XY कोऑर्डिनेट सिस्टम में 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट और इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में X और Y दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव रहते हैं, XY दोनों पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में X जो है माइनस होता है और Y पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है X पॉजिटिव होता है और Y जो है वो नेगेटिव होता है। तो अब देखें, आपके पास एक वेक्टर है और उसकी जो AX कंपोनेंट मतलब X कंपोनेंट है वो पॉजिटिव है, प्लस 1.5 सेंटीमीटर है, मतलब X कंपोनेंट इज पॉजिटिव एंड Y कंपोनेंट -1 मतलब Y कंपोनेंट इज नेगेटिव। तो वो कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें X कंपोनेंट पॉजिटिव रहता है और Y कंपोनेंट नेगेटिव रहता है? तो मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में देखे X इज पॉजिटिव एंड Y इज नेगेटिव। तो दिस वेक्टर इज लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। आप इससे अदर MCQs भी सॉल्व कर सकते हो इजीली। आपको दिया है कि दोनों कंपोनेंट जो है, अगर आपको दिया है कि दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, एक X कंपोनेंट नेगेटिव है, Y पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा ये वेक्टर। और अगर दोनों कंपोनेंट नेगेटिव में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा ये वेक्टर। और अगर X पॉजिटिव है, Y नेगेटिव है, जैसा कि ये MCQs है, तो वेक्टर जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ओके, MCQs नंबर 8 पढ़ते हैं। A डॉट A क्रॉस B दिस इज इक्वल टू, ये MCQs है A डॉट A क्रॉस B, ये किसके बराबर है? 0 के बराबर है, 1 के बराबर है, AB के बराबर है या A स्क्वायर के बराबर है? तो अब देखिए यहाँ पे पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट पहले हम सॉल्व नहीं करते, क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि अगर हम डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं तो इससे स्केलर आएगा और स्केलर क्वांटिटी को हम B से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बाई वेक्टर प्रोडक्ट। लेकिन अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर आएगा और वेक्टर को हम बाई डॉट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट जो होते हैं वो उनके लिए दोनों क्वांटिटी जो है वो वेक्टर होना चाहिए। A क्रॉस B अगर हम करते हैं तो A क्रॉस B से हमें आ जाएगा वेक्टर C। A क्रॉस B के सॉल्व करने से वेक्टर C हमें मिल जाएगा। और ये वेक्टर C वेक्टर A और वेक्टर B दोनों को परपेंडिकुलर होगा। वेक्टर C जो है आपने पढ़ा है कि A क्रॉस B से जो भी वेक्टर मिलता है, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट की जो रिजल्टेंट होती है वो हमेशा के लिए इन दो वेक्टर को परपेंडिकुलर रहता है। तो मतलब A क्रॉस B अगर हम करते हैं तो इससे रिजल्टेंट वेक्टर C आ जाएगा और ये रिजल्टेंट वेक्टर C A और B दोनों को परपेंडिकुलर होगा। मतलब कितना एंगल बनाएगा? 90 एंगल बनाएगा। तो हम इसकी जगह अगर C लगा ले तो ये बन जाएगा A डॉट C।
क्या बन जाएगा, ए डॉट सी, ए क्रॉस बी की जगह सी, तो ये ए डॉट सी बन जाएगा। ए डॉट सी किसके बराबर हो जाएगा, ए सी कॉस ऑफ थीटा। और आपको पता है कि ये सी जो है ये ए को परपेंडिकुलर है, क्योंकि ए क्रॉस बी से आया हुआ है, तो सी ए और बी दोनों को परपेंडिकुलर है। तो अगर परपेंडिकुलर है तो मतलब कि थीटा 90 है, तो ए डॉट सी दिस विल बी इक्वल टू ए सी एंड कॉस ऑफ 90 डिग्री, और कॉस ऑफ 90 डिग्री 0 के बराबर होता है, तो ए डॉट सी दिस विल बी इक्वल टू 0। ए डॉट सी यानी ए डॉट बी क्रॉस सी, सॉरी ए डॉट ए क्रॉस बी दिस विल बी इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर है। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। MCQs नंबर 9 पढ़ते हैं। MCQs नंबर 9 है, टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन एंड 50 न्यूटन एक्ट सिमुल्टेनियसली ऑन ए बॉडी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेज, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन एंड 70 न्यूटन। ये MCQs कह रहा है कि आपके पास दो फोर्सेज है, एक फोर्स जो है 20 न्यूटन है और दूसरा वाला जो फोर्स है वो 50 न्यूटन है। F1 फॉर एग्जांपल 20 न्यूटन है और F2 जो है वो 50 न्यूटन है, और दोनों एक ही टाइम पर दोनों फोर्सेस जो है बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, तो कौन सा वाला रिजल्ट इम्पॉसिबल है, यानी कौन सा वाला रिजल्ट जो है वो इन दो फोर्सेस के नहीं हो सकता। तो इसको मालूम करने के लिए पहले इस तरह के जितने भी MCQs आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या मालूम करना है, पहले आर मैक्स को मालूम करना है, फिर आर मिनिमम, आर मैक्सिमम और आर मिनिमम को मालूम करना है। मतलब कि मैक्सिमम रिजल्टेंट को मालूम करना है और मैक्सिमम रिजल्टेंट मिनिमम रिजल्टेंट को मालूम करना है। मैक्सिमम रिजल्टेंट को मालूम करने के लिए इन दोनों को जमा करना है, जमा करने से ये 70 न्यूटन आ जाएगा, और मिनिमम रिजल्टेंट को मालूम करने के लिए इन दोनों को माइनस करना है और मनफी करने से ये 30 न्यूटन आ जाएगा। अब आपकी जो रिजल्टेंट है ये 30 के बराबर हो सकता है और 30 से ग्रेटर हो सकता है, 30 के बराबर और 30 से ग्रेटर, और आपकी जो रिजल्टेंट है ये 70 से कम भी हो सकता है और 70 के बराबर, मतलब 30 और 70 के दरमियान आपकी रिजल्टेंट एनीवन भी हो सकता है। अगर 30 से कम है तो ये रिजल्टेंट इम्पॉसिबल है, अगर 70 से ज़्यादा है, मैक्सिमम से ज़्यादा रिजल्ट और मिनिमम से कम रिजल्ट, ये इम्पॉसिबल है। मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्ट के दरमियान रिजल्ट आ सकता है। तो ऑप्शन को देखते हैं, 20 न्यूटन, 20 न्यूटन 30 से कम है, मतलब कि इस मिनिमम से लेस नहीं हो सकता रिजल्ट, 20 इज द करेक्ट ऑप्शन। 20 वाला रिजल्ट, 20 न्यूटन वाला रिजल्ट इन दो फोर्सेस का नहीं हो सकता। 30 न्यूटन हो सकता है, आपकी रिजल्ट 30 न्यूटन के बराबर हो सकता है। 40 न्यूटन 30 और 70 के दरमियान आ रहा है, ये भी हो सकता है, और 70 न्यूटन ये भी हो सकता है, लेकिन 20 न्यूटन मिनिमम से कम रिजल्ट है और ये नहीं हो सकता। सो MCQs नंबर 9 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQs नंबर 10 सॉल्व करते हैं। इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी इज 0 देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज। ये कह रहा है कि दो नॉन जीरो वेक्टर है और इसकी डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0 है। अगर आपके पास दो नॉन जीरो वेक्टर है ए और बी और इसकी ए डॉट बी 0 के बराबर है, तो इसका मतलब यह है कि इन दो वेक्टर के दरमियान एंगल कितना है, 90 है। क्योंकि ए डॉट बी अगर 0 आया हुआ है तो ये ए और बी की वजह से नहीं, बल्कि एन के दरमियान जो एंगल है 90, इसकी वजह से ये 0 आया हुआ है। तो ए डॉट बी विल बी इक्वल टू 0, इट मीन्स ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर, इट मीन्स दैट एंगल थीटा बिटवीन देम इज 90। अगर एन के दरमियान एंगल थीटा 90 है तो इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करने से ए क्रॉस बी, ये मुझे कैसे पता चला कि ये 90 डिग्री है ए डॉट ए बी के दरमियान, क्योंकि इसकी ए डॉट बी 0 के बराबर है। ये इस तरह भी 0 के बराबर हो सकता है कि अगर ए 0 है या बी 0 है, लेकिन वो कह रहा है कि दो नॉन जीरो वेक्टर है, तो मतलब कि एंगल की वजह से ये 0 हुआ है 90 की वजह से। तो ए क्रॉस बी जो है ये ए बी, यही दो वेक्टर के दरमियान अगर हम ए क्रॉस बी करते हैं तो ये ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा के बराबर आ जाएगा, और ए क्रॉस बी दिस विल बी इक्वल टू ए बी एंड टू साइन ऑफ 90 डिग्री, और साइन ऑफ 90 डिग्री 1 के बराबर रहता है, तो ए क्रॉस बी दिस विल बी इक्वल टू ए बी एंड टू 1, so a cross b this will be equal to ab। ये ab के बराबर रहेगा। ऑप्शन a is 0, ऑप्शन b is 1, ऑप्शन c is ab और ऑप्शन d is minus ab। ऑप्शन c is the correct option, ab।